बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here your instructor मोहम्मद इरफान कयूम and welcome to my YouTube channel सक्सेस प्रीचर। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएमसी एनएमडी कैट 2021 के अंदर बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इसी पोर्शन में से पूछे जा रहे हैं और ये पोर्शन हमारे पास एनडी कैट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल ये टॉपिक, इसमें से कौन से एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं और कौन से एमसीक्यूज पूछे जाने के चांसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट पास क्वेश्चन जो कि पहले पूछे जा चुके हैं, उसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। इसके अलावा नोट्स की फॉर्म के अंदर मैं आप लोगों को इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ की फाइल भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को लास्ट में सुनिएगा, इसके अंदर सिर्फ 30 एमसीक्यूज के अंदर ही मैं आप लोगों को एटलीस्ट 60 to 70 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करवा दूंगा कि किस किस तरह से एमसीक्यूज हैं वो पूछे जा सकते हैं। वीडियो सिर्फ 10 से 15 मिनट की होगी, लेकिन आप लोगों के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह, कोई किसी बच्चे को 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी को 5 आ रहे हैं, आप लोगों को इस पोर्शन में से आने वाले क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह लाजमी तौर पे हल हो जाएंगे। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा भी जा चुका है अभी रिसेंट जो पेपर हुए हैं कि ही प्रेजेंटेड द हाइपोथेसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स। मैक्रोमोलेक्यूल का कांसेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो बच्चे, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास स्टोडिंगर है। पीटीबी की बुक चैप्टर नंबर 14 के अंदर ये एज इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। वर्ड्स ने क्या किया था? इन्होंने हमारे पास अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए जो रोल प्ले किया था, वर्ड सिंथेसिस हम लोग पढ़ते हैं और वर्ड फिटिंग रिएक्शन भी हम लोग अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए जो है वो पढ़े होते हैं। विलियमसन जो है वो हम लोग ईथर के सिंथेसिस के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसी में से जो दूसरा एमसीक्यू पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि किस सन के अंदर जो था वो मैक्रोमोलेक्यूल का कॉन्सेप्ट जो था वो प्रेजेंट किया गया था? तो बच्चे, 1920 के अंदर जो था वो ये कॉन्सेप्ट सामने रखा गया था, तो आप लोगों को इसके बारे में भी जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग स्मॉलर सब यूनिट्स नोन एज। पॉलीमर्स किन चीज़ों के मिलने से बनते हैं? तो बच्चे, हमें पता है कि पॉलीमर्स जो है वो मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, या फिर ये एमसीक्यू इसी तरह से उलट करके पूछा जा सकता है कि मोनोमर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म, तो उससे हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? तब आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमें पॉलीमर्स जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक पॉलीमर? बच्चे, चैप्टर नंबर 14 के पहले ही पेज के ऊपर एक टेबल मौजूद है, उसमें से काफी ज्यादा एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। मैं टेबल भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। एनी हाउ, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डायमंड होगा। बच्चे, ये तो मैंने आप लोगों के साथ एक आइडिया शेयर किया कि इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ये आप लोगों के सामने टेबल मौजूद है कि हमारे पास जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको क्लासीफाई किया जाता है ब्रॉडली इनटू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। एक एमसीक्यूज ये बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनऑर्गेनिक कौन सा होता है? तो डायमंड, ग्रेफाइट और सैंड है, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक जो है वो मैक्रोमोलेक्यूल्स मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर दो क्लासिफिकेशन, बायोपॉलीमर जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास आर्टिफिशियल होते हैं। तो जो बायोपॉलीमर्स हैं उसके अंदर लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं, जबकि जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं उसके अंदर प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड रबर्स। ये आपको टेबल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए ताकि आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन आए तो आप लोग इसे सॉल्व करने के काबिल हों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि मैक्रोमोलेक्यूल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, तो ये इसी टेबल से क्वेश्चन है कि मैक्रोमोलेक्यूल्स को हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं इनटू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो जो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास बीटा बन रही होगी। उसके बाद बच्चे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और जो थर्ड क्वेश्चन था वो भी पूछा जा चुका है पीएमसी के पेपर्स के अंदर ही। फिर कहता है कि इफ मोनोमर्स आर रिपीटेड इन द लीनियर पैटर्न। बच्चे, लीनियर पैटर्न की बजाय वर्डिंग को चेंज करें तो एमसीक्यू चेंज हो सकता है। एनी हाउ, ये पीएमसी का आस्क्ड क्वेश्चन है जो इन्होंने पूछा हुआ था। तो बच्चे, अगर लीनियर पैटर्न के अंदर मौजूद होंगे तो वो हमारे पास लीनियर पॉलीमर मौजूद होता है। लाइक मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास इस तरह से मोनोमर जो है वो आपस में अटैच हैं, तो इसको हम लोग लीनियर पॉलीमर का नाम दे देंगे। और अगर इसी तरह से हमारे पास उसमें एक ब्रांच आ जाती है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको ब्रांच पॉलीमर का नाम दे देते हैं। और अगर हमारे पास लीनियर पॉलीमर ही मौजूद हो लेकिन वो एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक्ड हों, जुड़े हुए हों, तो इनको हम लोग किसका नाम देते हैं? हम लोग इसको क्रॉस लिंक पॉलीमर का नाम दे रहे होते हैं। तो ये तीनों टाइप्स का आपको इल्म होना चाहिए। एनी हाउ, यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें लीनियर पॉलीमर देखने को मिलेगा। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी पूछा जा चुका है कि नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन द चेन इज नोन एज। बच्चे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन होती है और इसको हम लोग जो है वो डीपी के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। डीपी स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, नॉट योर फेसबुक डीपी एटसेट्रा। तो एक ही जो पॉलीमर होता है उसके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट्स का नंबर होता है, लाइक मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैंने 100 इथीन को कंबाइन करके पॉलीथीन बनाया, तो यहाँ पे जो 100 होगा वो मेरे पास डीपी होगा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मीन से नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कितने हैं वो हमारे पास डीपी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई या फिर कैलकुलेट द मोलेकुलर मास ऑफ एन एडिशन पॉलीमर। बच्चे, मैंने एडिशन पॉलीमर को हाईलाइट किया है। एडिशन पॉलीमर को हाईलाइट करने की वजह ये है
कि हमारी बुक के अंदर दो तरह के पॉलीमर मौजूद हैं, एक एडिशन पॉलीमर भी है और एक हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर भी है। हम लोग मोलेकुलर मास ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एडिशन पॉलीमर का ही जो है वो हम लोग कैलकुलेट करने की सलाहियत रख रहे होते हैं। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला ही होता है वो हमारे पास ये होता है कि मोलेकुलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट मल्टीप्लाइड बाय डीपी या फिर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कंडेंसेशन के केस में हमारे पास लाजमी तौर पे कोई ना कोई चीज़ जो है वो वहाँ से रिमूव हो रही होती है। लाइक हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि स्मॉलर यूनिट्स वहाँ से रिमूव होते हैं, लाइक वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है या अमोनिया हो सकता है। तो उस केस में आप लोगों के पास एग्जैक्ट मैथ नहीं आएगा। लेकिन एडिशन पॉलीमर जिस केस में किसी भी किस्म की रिमूवल नहीं होती, तो हमारे पास ये फार्मूला ही बनता है, मोलेकुलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट मल्टीप्लाइड बाय डीपी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हाट इज द मोलेकुलर मास ऑफ पॉलीइथीन हैविंग द डीपी 10। बच्चे फार्मूला क्या है कि मोलेकुलर मास ऑफ द रिपीटिंग यूनिट क्या है? इथीन। इथीन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास C2H4, इसका जो मोलेकुलर फार्मूला होगा वो हमारे पास 28 मल्टीप्लाइड बाय डीपी। डीपी यहाँ पे क्या है? 10 है, तो 28 इंटू 10 आपके पास राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 280 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करने के काबिल होंगे। ये भी पीएमसी का क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास कितनी होती हैं? तो बच्चे 3 होती हैं। हमारे पास होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर और टर्पॉलीमर 3 टाइप्स हैं वो देखने को मिल रही होती हैं। अब उनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। लाइक मैंने टू पॉलीमर को यहाँ पे हाईलाइट किया कि पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टू मोनोमर्स टुगेदर इज। बच्चे अगर एक मोनोमर होगा तो हम लोग उसको होमोपॉलीमर का नाम दे देते हैं। अगर हमारे पास दो मोनोमर्स कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग कोपॉलीमर का, जैसे को एजुकेशन मीन से गर्ल्स और बॉयज दोनों दो चीजें आपस में इकट्ठे क्लास के अंदर पढ़ें तो को एजुकेशन। इसी तरह से अगर दो मोनोमर्स आपस में अटैच होते हैं तो उसको हम लोग कोपॉलीमर का नाम देते हैं। टर्पॉलीमर के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट मोनोमर्स हैं वो आपस में अटैच होकर हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो तीनों के अंदर आप लोगों से जो है वो चीजें पूछी जा सकती हैं। आपको इनकी एग्जाम्पल्स अगर बुक के अंदर मौजूद हैं तो वो सारी की सारी एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। फिर कहते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल रिस्पॉन्सेज या फिर थर्मल प्रॉपर्टीज आर। तो बच्चे दो होती हैं। ये ऐसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, उनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उनकी एग्जांपल्स पूछी जा सकती है। मैंने उनको हाईलाइट कर दिया यहाँ पे कि हमारे पास दो तरह के होंगे, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं, दूसरे हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो है वो मौजूद होते हैं। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं ये हमारे पास हीट करने के ऊपर हार्ड हो जाते हैं और हम लोग इनको दोबारा से सॉफ्ट नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है यहाँ से कि हम लोग इनको रिसाइकल जो है वो नहीं कर सकते। और इसकी एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास कौन सी चीजें आ जाती हैं? सिंथेटिक वार्निश और एपॉक्सी रेजिन। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की बात करें तो ये हमारे पास सॉफ्ट एंड रिपीटेडली जब हम लोग इसको हीट करते हैं और जब हम लोग इसको कूल करेंगे तो ये हार्ड हो जाती हैं विद द लिटिल चेंज इन प्रॉपर्टीज। इसके एग्जांपल के अंदर पीवीसी पाइप और प्लास्टिक टॉयज आ जाती हैं। अब ये एमसीक्यूज अलग से कि कितनी टाइप्स होती हैं? दो। इनकी डेफिनेशन अलग से पूछी जा सकती है, इनकी एग्जांपल्स अलग से पूछी जा सकती हैं। किसको रिसाइकल कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते? तो थर्मोसेटिंग को रिसाइकल नहीं कर सकते, थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो क्वेश्चन है कि हु क्लासिफाई द पॉलीमराइजेशन इनटू टू टाइप्स। पहली बात तो ये हो गई कि आपके पास दो टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द वे जिस तरह से हमारे पास पॉलीमर्स बनते हैं। एक ये एमसीक्यू। फिर किसने क्लासिफाई किया था? उस साइंटिस्ट का जो नेम था वो हमारे पास W.H. करोथर जो थे वो हमारे पास साइंटिस्ट थे। स्टोडिंगर ने हाइपोथेसिस पेश किया था मैक्रोमोलेक्यूल्स का। तो ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से याद करने। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं कि विच द फॉलोइंग पॉलीमराइजेशन फॉलो द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बच्चे याद रखना है कि जो हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है ये हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है, जबकि कंडेंसेशन के अंदर हमारे पास सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। एक ही स्टेप में सारे का सारा स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जबकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर हमें पता है कि 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन। यहाँ पे सिर्फ ये चीज याद रखिएगा कि एडिशन के केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जबकि कंडेंसेशन के केस में सिंगल स्टेप जो है वो हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इन विच स्टेप ऑफ द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म न्यूट्रल स्पीशीज आर कन्वर्टेड इनटू फ्री रेडिकल्स। बच्चे 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। हमने न्यूट्रल स्पीशीज को कन्वर्ट करना है फ्री रेडिकल के अंदर, तो हमारे पास इनिशिएशन के अंदर होता है। मैंने तीनों स्टेप्स यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। इनिशिएशन में क्या होता है कि हम लोग न्यूट्रल स्पीशीज को पकड़ते हैं और फ्री रेडिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोपागेशन के अंदर क्या होता है कि हम लोग फ्री रेडिकल्स को लेते हैं और उससे आगे नए फ्री रेडिकल्स हैं वो प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। बट इन केस ऑफ टर्मिनेशन हमारे पास फ्री रेडिकल्स को हम लोग कंबाइन करते हैं और एज अ रिजल्ट है वो हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज हैं वो हमारे पास बन रही होती हैं। तो आपको ये तीनों स्टेप्स में से कोई भी चीज एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जा सकती है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 के विच फॉलोइंग पॉलीमराइजेशन प्रोसीड्स एट बोथ एंड ऑफ द चेन।
बच्चे याद रखिएगा कि जो हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, इसके अंदर हमारे पास जो दो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स वाले कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं, उनके दोनों एंड फ्री होते हैं। इट प्रोसीड्स एट बोथ एंड ऑफ द चेन, इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन वीडियो इतनी ज़्यादा मैं लंबी नहीं करना चाहता ताकि आप लोगों का टाइम पे ज़ाया ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चीज़ों को अवेयर कर सकें। बट सिर्फ ये याद रखिएगा, जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है ये दोनों एंड से प्रोसीड करती जाती है, जबकि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है ना, उसका एक एंड जो है वो कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप ब्लॉक कर देता है, मतलब वो बंद हो जाता है, इस तरफ फर्दर एडिशन नहीं होती। तो एडिशन प्रोसीड ओनली वन एंड ऑफ द चेन, जबकि कंडेंसेशन जो है वो प्रोसीड करती है बोथ एंड्स ऑफ द चेन। तो ये एमसीक्यूज दो डिफरेंट मैंने आप लोगों से एक ही बात के अंदर शेयर कर दिया, तो आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है। फिर भी जो फॉलोइंग लिंकेज इज फाउंड इन पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर के अंदर कौन सा लिंकेज पाया जाता है? जाहिर सी बात है, इसका लिंकेज हमें देखने को मिलता है। ग्लाइकोसिटिक लिंकेज जो है वो हमें बिटवीन टू मोनोसेक्राइड देखने को मिलता है। अमाइड लिंकेज हमें नाइलॉन 66 के अंदर देखने को मिलता है, या फिर प्रोटीन वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 के टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो बच्चे 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 9 एटीएम प्रेशर जो है वो हमें रिक्वायर होता है। ये बात आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन के तौर पे याद रखनी है। यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मैंने यूजेस भी इनको अलग से हाईलाइट कर दिया है। क्वेश्चन के बच्चे द फॉलोइंग इज वाइडली यूज इन पाइप्स। बच्चे हम लोग घरों में जो पाइप्स इस्तेमाल करते हैं ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, हम लोग पीवीसी पाइप्स जनरली वर्ड इस्तेमाल करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ पाइप्स। हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बच्चे द फॉलोइंग इज मोस्टली यूज्ड इन द पैकिंग ऑफ मटेरियल। ये भी पीएमसी का क्वेश्चन आ चुका है, इवन कल ही ये क्वेश्चन आया है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमें पॉलीस्टाइरीन देखने को मिलेगा। मैं आपके सामने इनका यूजेस भी लिखता हूँ। जो बच्चे पीटीबी मतलब पंजाब बोर्ड से नहीं है, मैंने उनके लिए ही ये नोट्स भी अगर आप लोग कर लेते हैं और थोड़ा सा अगर आप लोग बुक के ऊपर नजर घुमा लेंगे तो आप लोग की इंशाल्लाह चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। Anyhow, next question के बच्चे द फॉलोइंग इज मोस्टली यूज्ड एज एन एडहेसिव मटेरियल एंड एज अ बाइंडर फॉर द इमल्जन पेंट्स। तो बच्चे ये जो हमारे पास पॉइंट्स होता है, हमारे पास पीवीए मीन से पॉलीविनाइल एसीटेट का यूज आ जाता है। और अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि बच्चे द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वाटर बेस्ड वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स। तो ये जो हमारे पास यूज है, ये हमारे पास एक्राइलिक रेजन का जो है वो यूज देखने को मिल जाता है। बच्चे यहाँ पे मैंने तमाम चीजों के यूजेस लिख दी हैं, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लें कि हमारे पास पीवीसी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं फ्लोर कवरिंग के अंदर, पाइप्स फॉर्मेशन के अंदर, इन ग्रामोफोन रिकॉर्डर्स के अंदर। जबकि जो पॉलीस्टाइरीन हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं फूड कंटेनर्स, कॉस्मेटिक बॉटल्स, टॉयज या फिर पैकिंग मटेरियल्स के अंदर। जो हमारे पास पीवीए पॉलीविनाइल एसीटेट है, इसको हम लोग एडहेसिव मटेरियल या फिर बाइंडिंग फॉर द इमल्जन पेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो एक्रेलिक रेजन है, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स पेंट्स फॉर द कार इंडस्ट्री और वाटर बेस्ड वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स के तौर पर जो है हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के नाइलॉन इज मेनली यूज्ड एज। तो बुक की लाइन के हम लोग इसको टेक्सटाइल फाइबर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बच्चे यूजेस में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे ज्यादातर जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कि विच द फॉलोइंग लिंकेज इज फाउंड इन नाइलॉन 66। तो बच्चे नाइलॉन 66 के अंदर हमारे पास पॉलीएमाइड लिंकेज जो है वो पाया जाता है। और यहाँ से ये क्वेश्चन भी पीएमसी ने पूछा, मुझे अभी याद आ रहा है कि कौन से ऐसे दो डिफरेंट ग्रुप्स है जिनके अंदर सेम लिंकेज पाई जाती है। तो प्रोटीन और नाइलॉन 66 के अंदर जो है वो हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जो है वो अटैच होता हुआ दिखाई देता है। तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो सी एन बॉन्ड, जिसको हम लोग प्रोटीन्स के केस में पेप्टाइड लिंकेज और इन केस ऑफ नाइलॉन जो है वो हम लोग उसको अमाइड लिंकेज का नाम दे रहे होते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन होगा वो नाइलॉन 66 और प्रोटीन देखने को मिलेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बारहा पूछा गया कि बेकलाइट इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो बच्चे फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल की कॉम्बिनेशन से बनता है। अब एमसीक्यूज में ऑप्शन इस तरह से भी था कि मेथानल एंड फिनॉल, तो बच्चे वो भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन उसमें फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल भी मौजूद है। तो आपने बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो आप लोग वहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल को ही सिलेक्ट है वो कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। कहता है द मेजर यूज ऑफ इपॉक्सी रेजन इज इन कोटिंग। किस कौन सा जो है हमारे पास मटेरियल हम लोग कोटिंग मटेरियल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे ये मैंने स्किप करना था, इपॉक्सी रेजन लाइन ही बेसिकली यहाँ पे लिखती गई है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। एनी हाउ द मेजर यूज ऑफ इपॉक्सी रेजन जो है वो हम लोग कोटिंग मटेरियल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अपने इपॉक्सी रेजन का यूज भी जो है वो अच्छे तरीके से करनी है। बच्चे यहाँ तक हमारे पास जो पॉलीमराइजेशन का टॉपिक है ना, जो हॉट इंटरेस्ट टॉपिक है एग्जामिनर का, वो इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में से चंद बार थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को जनरली पढ़ लिया हुआ है पीटीबी की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर। लेकिन फिर भी अगर आप लोग केमिस्ट्री की बुक को गो थ्रू कर लेते हैं तो वो चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। अदरवाइज एमसीक्यू जो है वो स्किप हो सकता है। एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, जो भी बुक की लाइन पूछी जा सकती है। यहाँ पे मैंने वो एमसीक्यू शेयर किए हैं जो आ चुके हैं पेपर के अंदर कि जो फॉलोइंग इज नोन एज स्टेबल शुगर।
तो बच्चे टेबल शुगर के तौर पे इस्तेमाल होने वाली जो शुगर है वो हमारे पास सुक्रोज होती है, बुक की लाइन। उसके बाद कि कौन सी ऐसी शुगर है जिसको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर कर सकते हैं फॉर द डायबिटिक पेशेंट। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो मोनोसेक्राइड। आई थिंक तो ये फेडरल या फिर केपी की बुक में लिखा हुआ है। फ्रुक्टोज को आई थिंक तो हम लोग इसको इसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो मोनोसेक्राइड आएगा। उसके बाद हाउ मच सेलुलोज इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ईच ईयर। तो ये भी क्वेश्चन 2 दफा पूछा जा चुका है कि 100 बिलियन टन जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होता है। उसके बाद प्रोटीओज कौन सा वर्ड है, ये भी 12 क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटीओज जो है वो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के LDH1 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो बच्चे हमारे पास जो है हार्ट डिजीज के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारे बुक के अंदर जो एंजाइम्स गिवन है, इसके अलावा आइसोएंजाइम, हाइड्रोजनेज, इनके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कोशिश की पॉलीमराइजेशन के ऊपर वीडियो बनाने की, जो कि हमारे सिलेबस में पहले नहीं थे। बाकी प्रोटीन और एंजाइम तो सिलेबस में थे, वो तो आप लोगों ने करने ही करने थे। ये वो टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में नहीं थे, लेकिन फिर भी इसमें से MCQs आ रहे हैं। तो हमारे बुक के अंदर इन 4 चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। एल्कलीन फॉस्फेटेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं द रिकेट्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की बीमारी के अंदर। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज या फिर इसको LDH1 बोला जाता है, इसको हार्ट डिजीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो थ्रोम्बन है हम लोग इसको ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि एल एस्पराजिनेज जो है वो ब्लड कैंसर इन द चिल्ड्रन के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें ये MCQs बना कर दें, तो मैंने आप लोगों के साथ ये MCQs शेयर किए हैं। मैं PDF की लिंक भी आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह लाजमी तौर पे शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को डिस्कशन पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, PDF की फाइल पसंद आई है, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए